डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग SECD 01 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के संबंध में चर्चा कर रहे थे, जिसमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण के सिद्धांत हैं उस विषय में आज हमारा व्याख्यान है। जैसे कि साथियों हम बात करते हैं अधिगम। व्हाट इज अ लर्निंग? सिंपल पूछा जाता है कि अधिगम क्या है, अधिगम से आप क्या समझते हैं। सिंपल, कभी आप जाएंगे पूछा जाता है अधिगम क्या है। बहुत फेमस परिभाषा है, सीखना, अनुभव, अध्ययन और अनुदेशन के माध्यम से नए ज्ञान, कौशल और व्यवहार दृष्टिकोण प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मतलब एक जो नया दृष्टिकोण आपके निर्माण होता है, नई ज्ञान आपको प्राप्त होती है, नई प्रक्रिया के बारे में आप सीखते हैं, वही सब के अंतर्गत क्या आता है, वही है अधिगम। साधारण शब्दों में कहें अधिगम क्या है? लर्निंग टू चेंज योर बिहेवियर, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन कर दे, वह क्या है? अधिगम है। अधिगम को समझने के लिए जैसे हम बात करते हैं, क्लास के अंतर्गत टीचर है, स्टूडेंट है, क्या इसको अधिगम बोलेंगे? हाँ, ये भी एक अधिगम का एक लक्षण है। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं। जैसे हम नई चीजें देख रहे हैं, बच्चे नई नई चीज प्रयोग करते हैं, वह भी क्या है? वो भी अधिगम है, जो समाज से सीखते हैं। बच्चे बहुत सारी चीजें क्या होता है, समाज से सीखते हैं, वह भी क्या होते हैं? अधिगम का हिस्सा होते हैं। जैसे सिंपल तैरना, पेड़ में चढ़ना, क्या विद्यालय में सिखाया जाता है? हाँ, हो सकता है कुछ ऐसे विद्यालय हो जहां पे तैरने की ट्रेनिंग दी जाती हो सकता है, बस 99% विद्यालयों में तैरने की शिक्षा नहीं दी जाती। 99% विद्यालयों में पेड़ों में चढ़ने की शिक्षा नहीं दी जाती। ये किससे सीखते हैं? ये समाज से सीखते हैं, देखकर सीखते हैं। अर्थात जो ये सामाजिक कौशल का निर्माण है, ये समाज में रहकर देखते हैं और उसको धीरे धीरे ट्राई एंड एरर, मतलब तैरना सीखेंगे, डूबेंगे, फिर उन्हें कोई बताएगा, बचाएगा, फिर वो सीखेंगे, फिर धीरे धीरे उसको तैरने की आदत हो जाएगी और वह अच्छा तैराक बन जाएगा। पेड़ में चढ़ने सीखेंगे तो हो सकता है गिरे, एक दो बार गिरते हैं, ट्राई एंड एरर, यही है सिद्धांत। तो गिर जाएंगे, फिर हो सकता है खड़े, और फिर धीरे धीरे चढ़ना सीख जाए। तो क्या ये भी अधिगम है? हाँ, अधिगम का ये व्यापक रूप है। अधिगम केवल वह नहीं है जो क्लास के अंदर ही हो, अधिगम वह है जो क्लास के अंदर के साथ साथ बाहर, मतलब अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जो अनपढ़ व्यक्ति भी सीखता है। अधिगम केवल जो चंद शब्द हैं, अल्फाज हैं, उनको रट लेना अधिगम नहीं है। अधिगम वह है जो आपके ज्ञान का अनुप्रयोग समाज में करे। बहुत सारे हमारे जो गांव के लोग हैं, उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, बट उनको ये पता है कि अगर मेढक बोल रहा है तो बरसात होगी। उन्होंने सीखा है। उन्होंने कैसे सीखा? उन्होंने देखा, समझा और अपने पूर्वजों के अनुभव के आधार पे उनकी बातों को सुनकर धीरे धीरे सीखा है। अब इसके 5 चरण होते हैं, जैसे अधिग्रहण, प्रवाह, रख रखाव, सामान्यीकरण और अनुकूलन, जिसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अधिग्रहण की अगर बात करते हैं तो जब पहली बार हम किसी चीजों को समझाते हैं, पहली बार हमने बताया बच्चों, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। संज्ञा क्या है? जो किसी वस्तु, स्थान, जगह का बोध करा दे, वह क्या है? संज्ञा है। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो हमने कहा बच्चों ये डस्टर है, इसको डस्टर बोलते हैं, ये ब्लैक बोर्ड है। अब बच्चे धीरे धीरे क्या हुआ, जो वस्तु है उसके एक हमने नाम घोषित कर दिया, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हमने बच्चों को कहा बच्चे ये क्या है? गाय है। तो बच्चों ने समझा
ये गाय है, गाय एक नाम है, नाउन है। बच्चों ये भैंस है। बच्चों ने एक समझा कि हाँ जो काली काली होती है वो क्या है, भैंस है। बच्चों ये औरत है। बच्चों ने देखा हाँ एक जो साड़ी पहन के एक लेडी खड़ी हुई है वो औरत है। बच्चों ये देखो बालक हैं। तो बच्चों ने देखा जो छोटे बच्चे होते हैं वो बालक होते हैं, उनके लिए बालक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हुआ, हमने बार बार एक ही चीज को बताया। जैसे बंदर आ जाता है, सपोज मान लेते हैं, तो हम कहते हैं नहीं देखो देखो मंकी आया या बंदर आया, बोलते हैं ना। तो इससे क्या होता है, वो देखते हैं ये जो उछल कूद मचाता है इसको बंदर बोलते हैं। बच्चे ने उस चीज को समझा। कैसे समझा, अधिग्रहण के माध्यम से उसे समझा कि हाँ इसी को कहते हैं बंदर, इसी को कहते हैं गाय, इसी को कहते हैं भैंस। जो इस तरह का जानवर होता है वो क्या होता है, भैंस होता है। जो इस तरह का जानवर होता है वो क्या होता है, गाय होता है। तो बच्चों ने क्या किया, नकल किया। हमने बोला ये गाय है, बच्चों ने उसी का नकल किया। हाँ अब फिर क्या होता है, फिर हम बच्चों के साथ साथ करते हैं। बच्चों ये गाय है, तो बच्चे बोलते हैं हाँ ये गाय है। बच्चों अनुकरण के माध्यम से जैसे बोलते हैं हम, तो बच्चे उसी के साथ साथ रिपीट करते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है, बच्चे नई चीजों को समझने का प्रयास करते हैं और हम क्या करते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो दिशा निर्देश होता है। अब आता है फ्लुएंसी, जो निपुणता होती है। अब बच्चों को हमने पहले बता दिया कि बच्चों ये गाय है, ये भैंस है, ये बच्चे हैं, ये औरत है, ये सब चीजें हमने बता दिया। पर क्या होता है, उन चीजों को रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए हर चीज नई है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, वो क्या कहता है, मम्मा ये क्या है, इससे क्या होता है, मम्मा ये क्या है। वो हर चीज को पूछता है, ये क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, ये क्या है। उसके पास जो ये क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है, वो हर चीज को जानना चाहता है, आखिर ये है क्या। तो ये जब बताते हैं कि बच्चों ये गाय है, उसी चीज को हम क्या करते हैं, बार बार उसको हम बताते हैं कि बच्चे ये है। अब जैसे कलर हो गया, एनिमल हो गया, हाँ इसी के माध्यम से हम बता सकते हैं ये व्हाइट, जो गाय है व्हाइट है। बता सकते हैं जो बफेलो है, जो भैंस है वो ब्लैक है। तो इसके माध्यम से क्या पेट एनिमल बता सकते हैं कि ये जो गाय है हमारी पालतू जानवर है, भैंस हमारी पालतू जानवर है। इसके माध्यम से हम कई सारी चीजें बता सकते हैं, और किसके माध्यम से, बार बार अभ्यास करने के माध्यम से। और यहाँ पे अभ्यास के साथ साथ बच्चों के साथ एक सबसे बड़ी चीज होती है रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। अगर वो बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, सपोज आपने पिछली क्लास में बताया कि बच्चों ये गाय है, ये भैंस है, नेक्स्ट क्लास में आप बच्चों के सामने ये चित्र बनाते हैं और दिखाते हैं और पूछते हैं बताओ बच्चों ये क्या है, तो बच्चे बोलते हैं गाय। तो कहते हैं वेरी गुड। आप रेनफोर्समेंट किसी हिसाब से दे सकते हैं, आप उसको टॉफी दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, या वर्बल रूप से बोल सकते हैं वेरी गुड। तो उसके माध्यम से क्या बच्चों के सीखने की ललक क्या होगी, बढ़ेगी। बच्चे नई नई चीज सीखने का प्रयास करें, अरे उसको गुड मिला है, उसको सर ने बोला वेरी गुड, हमको नहीं बोला, मतलब अगले दिन हमको और ज्यादा पढ़ के जाना है। अब रख रखाव मेंटेनेंस की अगर बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है जो सिखाया गया है उसे भूला तो नहीं है, वो हमने उसको सब कुछ सिखा दिया। जैसे एक सिंपल सी हम लोगों ने पिछली क्लास में खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी थी। उस कहानी में क्या था, उस कहानी में यह था कि कछुआ जीत जाता है, रेस को कछुआ जीत जाता है, खरगोश क्या होता है, हार जाता है। अब इसी चीज को हमने क्या किया, एक हमने चित्र बनाया। अब बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों हमने कुछ बताया था कछुए और खरगोश के बारे में। अब बच्चे बताएंगे हाँ सर आपने बताया था कि एक खरगोश था, एक कछुआ था, और दोनों में रेस लगने की होड़ मचती है और लास्ट में कछुआ जीत जाता है। अब आप ये चीज ध्यान दीजिए, जो बच्चे बता रहे हैं तो आपने जो उनका लर्निंग करवाया है वो क्या हुआ, 95% जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, क्योंकि अब बच्चा बता रहा है आपको।
तो क्या हुआ, उसको ये चीजें समझ में आ गई पूरी कि खरगोश और कछुए की कहानी में क्या हुआ था। उसने रिकॉल किया, उन चीजों को समझा। और ये कैसे हो सकता है, प्रैक्टिस के माध्यम से। उसने प्रैक्टिस की है, उसने नई नई चीजों को जोड़ा है, रिकॉल किया है। आपने जो चीजें बताई है उसको याद रखा है उसने। ठीक, अब सामान्यीकरण की अगर हम बात करते हैं तो नॉलेज क्यों जरूरी है, ताकि हम उसको समझ सके, उसको हम व्यवहार में लागू कर सके। आखिर हम छोटे छोटे काम को अगर हम सही से नहीं कर पाते तो कोई मतलब नहीं है नॉलेज का। तो क्या होता है, जैसे एक सिंपल सी हम बात करते हैं कि राम एक मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील हैं, या कुत्ते भौंकते हैं, एक काला कुत्ता है वो भी भौंकता है, लाल कुत्ता है वो भी भौंकता है, सफेद कुत्ता है वो भी भौंकता है। तो हम एक सामान्यीकरण कर सकते हैं कि जितने भी कुत्ते होते हैं ये क्या करते हैं, भौंकते हैं। अब दूसरा हम लेते हैं, पालतू कुत्ता होता है वो भी पूंछ हिलाता है, जो शहर का कुत्ता होता है वो भी पूंछ हिलाता है, जो जंगल का कुत्ता होता है वो भी पूंछ हिलाता है। तो हम ये भी सामान्यीकरण कर सकते हैं कि जितने भी कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, पूंछ हिलाते हैं। समझ में आया? हमने क्या किया, पहले एग्जाम्पल दिया, बाद में हम उसको सिद्धांत रूप में स्वीकार करने लगे। अर्थात जैसे राम एक मनुष्य है, सोहन एक मनुष्य है, रोहन एक मनुष्य है, मोहन एक मनुष्य है, राधा एक मनुष्य है, और हमने एक तर्क दिया सभी मनुष्य क्या है, मरणशील हैं। अर्थात जितने मनुष्य हैं वो कभी ना कभी मर जाएंगे, उनका स्वर्गवास हो जाएगा। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, राम मरणशील है, अर्थात राम भी मर जाएगा, सोहन भी मर जाएगा। तो क्या हुआ, राम क्योंकि क्या है, मनुष्य है, मनुष्य क्या है, मरणशील है, इसलिए क्या हुआ, राम भी मरणशील है। अर्थात ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जनरलाइजेशन का एक और सिद्धांत है, जैसा हम लोग अपने उसमें समझते हैं। जैसे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें सैंपल लिया जाता है, सैंपल साइज, पॉपुलेशन से हमने सैंपल ले लिया। पॉपुलेशन क्या होता है, जिसके ऊपर हम कोई चीज कथन कहना चाहते हैं। रिसर्च में बहुत प्रयोग किया जाता है। और जैसे हम लोगों के यहाँ जो चुनाव होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें हम लोगों की मत जानना चाहते हैं, तो वहां भी इस चीज का सैंपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मान लेते हैं एक चुनाव हुआ था, गुजरात में ही हुआ था। उस चुनाव में बहुत सारे सैंपल लिए गए, उसके माध्यम से अलग अलग न्यूज चैनलों ने अलग अलग खबर चलाई। उन्होंने कहा कि इस सरकार की, इस गठबंधन की सरकार बन रही है, ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है। वो किस आधार पे बात किया, वो किसके बात किया, सैंपल के आधार पे। ठीक, अब सैंपल किसे लिया, पॉपुलेशन से उन्होंने क्या लिया, सैंपल लिया, क्योंकि सबका तो वो कर नहीं सकते। तो उन्होंने रैंडम तरीके से एक सैंपल कलेक्ट किया और उस सैंपल के ऊपर अपने क्वेश्चनर पुटअप कर दिए, जिसके माध्यम से वो जो जो चीज जानना चाहते थे उसके बारे में बात करना चाहते थे। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देने की है, ये जो सैंपल है, मान लेते हैं हमारे गुजरात में 1 करोड़ आबादी है और उसमें इन्होंने ले लिया 10,000 या 10,000 पॉपुलेशन सैंपल ले लिया, 10,000 सैंपल ले लिया। अब ये सैंपल जो लिया है वो रैंडम तरीके से लिया है कि नहीं लिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसके रिजल्ट तभी सही होगा जब ये क्या है, इसका सैंपल वैलिड होगा, रिलायबल होगा और रिप्रेजेंटेटिव होगा। अर्थात इस सैंपल में सभी धर्म के अनुयायी, कास्ट, क्षेत्र, सभी तरह के लोग सम्मिलित हैं, जिनका बिलीफ सिस्टम अलग है, जिनकी मान्यताएं अलग है। सभी लोग अगर ये सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, रिजल्ट वैलिड होगा। अगर ये रिप्रेजेंट गलत है तो क्या होगा, जो परिणाम है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, अब इसको सही करने का एक तरीका भी होता है कि आप सैंपल साइज को क्या करें, ये आपने 1 करोड़ में
10,000 लिया था, इसको 1,00,000 कर दीजिए, तो क्या होगा, ये जो सैंपल एरर है, जो ये गलत सैंपल आते हैं, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। इसके माध्यम से हम जनरलाइजेशन करते हैं। अब अनुकूलन जो लास्ट है अपना, उसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमने बताया था बच्चों को कि भैंस काली होती है, गाय सफेद होती है। हमने पहली क्लास में बच्चों को बताया था कि गाय सफेद होती है। अब बच्चों को नई चीज देखने को मिली, अरे काला तो ये भी है पर ये भैंस नहीं है, सफेद तो ये भी है पर ये गाय नहीं है। अब बच्चों के मन में एक दूसरी चीज गूंजी कि नहीं, ये गाय तो नहीं है बट गाय की तरह है, अर्थात बैल है। उन्होंने अब ये समझा गाय और बैल में सिमिलरिटी होती है, बट ये चीज है, ये फैक्टर है जिनके कारण से बैल और गाय अलग अलग होते हैं। उसी तरह भैंस हमको क्या देती है, दूध देती है, बैल नहीं दे, भैंसा नहीं देता है। बैल से हम खेती करते हैं, गाय हमको दूध देती है। तो ये धीरे धीरे उन्होंने अंतर आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। अब वो बता सकते हैं कि कौन क्या क्या है। हमने क्योंकि उनको नई नई चीजें बताई कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये गाय है और ये भैंस है, हमने उनको अलग अलग चीजें बता दी। अब सिंपल सी क्या हुआ कि हमने बताई थी बिल्ली के 4 पैर होते हैं, 4 पैर तो कुत्ते के भी होते हैं। बिल्ली की 2 आंख होती है, 2 कान होते हैं, 1 पूंछ होती है, सेम कुत्ते की होती है। बट बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती है, उसकी शारीरिक संरचना अलग होती है, वह पेड़ों में आसानी से चढ़ सकती है, कुत्ता नहीं कर सकता। कुत्ता भौं भौं करता है, कुत्ता पूंछ हिलाता है। तो बेसिक धीरे धीरे उनके अंदर क्या होता है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ते हुए नई ज्ञान संरचना का निर्माण करते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। स्वाध्यायः परः